नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम बात करने जा रहे हैं आज भारत के भौतिक भूगोल के विषय में। हमने अपने पिछले भाग में अभी अपवाह तंत्र देखा था और हमने देखा था कि किस तरीके से हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की विशेषताएं हैं। और इसके बाद में हमने हिमालय से निकलने वाली मुख्य जो नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उनके बारे में जाना था कि ये 3 नदी तंत्र हैं और हम सिंधु नदी तंत्र को सबसे पहले शुरू किए हुए थे। तो उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पहले का जो वीडियोस थे, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में था, हिमालय के बारे में था, हिमालय के निर्माण के विषय में था, हिमालय के वर्गीकरण के विषय में, हिमालय की चोटियों के विषय में, प्रायद्वीपीय भारत की चोटियाँ, पासेस, उनको आपने बहुत ही डिटेल में कर लिया होगा, उनके नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, उनकी प्रैक्टिस भी की होगी और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिले होंगे तो उसको भी सॉल्व किया होगा और आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो अगर नहीं किया है तो एक बार उसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 25% तो वही चीज़ें हैं। और अब हम दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हैं, अपवाह तंत्र, रिवर सिस्टम, और हमने उसको कंटिन्यू भी कर दिया था। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, अगर हम आज की बात करें तो आज हम जो बात करेंगे वो मेनली हम बात करेंगे जो सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं, जो सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे और कौन कौन सी उनकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, किस तरीके से उनका फ़्लो होता है और किस डायरेक्शन में होता है, इन सभी चीज़ों को आज हम देखेंगे। और उसके अलावा हम अगर हम बात करें तो हम ये तो देख ही चुके हैं कि किन किन स्टेट्स में इनका फ़्लो होता है। तो आइए शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होंगे उसको हम नोट भी करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और फिर से आपका स्वागत है इस के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं और अपना टॉपिक हम शुरू कर देते हैं। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। हम सबसे पहले बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो इस सिंधु नदी तंत्र में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सिंधु नदी के विषय में। सबसे पहले तो हमने अपने पिछले भाग में क्या देखा था कि मान लीजिए जैसे ये है आपका काराकोरम रेंज, याद होगा आपको, हमने पहले भी बात की इसके बारे में। काराकोरम रेंज नहीं कि देखा है तो देखिएगा ज़रूर। उसके नीचे आपका कौन सा आता है, लद्दाख रेंज आता है, लद्दाख का रेंज आता है, ठीक। और उसके नीचे आपका क्या आ जाता है, जास्कर रेंज, ठीक। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज हमारे आ जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सिंधु नदी की, तो कहाँ से वो निकलती थी? तिब्बत से निकलती थी। गोखुर जो ग्लेशियर वगैरह कुछ हुआ करता था, यहीं से निकलती थी ये। तो यहाँ से हमने इसका, तो यहीं से ये निकलती थी, हमने देख लिया था इस चीज़ को। अब हम क्या करते हैं, हम बढ़ते हैं आगे और हम इसको यहाँ से जब ये निकलती है तो किस तरीके से निकलती है, ऐसे फ्लो करते 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 लद्दाख और जस्कर के बीच में पहुँचती है और यहाँ से निकलते हुए पहुँच जाती है कहाँ पे, पाकिस्तान में कराची के पास में। फिर आगे निकलते हुए इस तरीके से पहुँच जाती है, यहाँ पे पड़ता है कराची, ठीक। अब चलिए ठीक है, पहुँच गई। अब हमको क्या देखना है कि इसकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन सी हैं। सिंधु नदी है, ये लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। चलिए, अब इसकी अगर हम ट्रिब्यूटरीज़ की बात करते हैं तो एक तो हम देख लेते हैं पाकिस्तान वाली जो हैं, ठीक है। पाकिस्तान वाली जो हैं वो हम देख लेते हैं। एक तो है गोमल नदी, ठीक है। एक तो है गोमल नदी, कहाँ पे है, इधर साइड से गोमल नदी। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो यहीं पे एक मिल जाती खुर्रम नदी। खुर्रम नाम का एक कैरेक्टर जो है उनको मध्यकालीन इतिहास में भी मिलता है, ठीक। उसके बाद में अगर यहाँ पे हम देखते हैं ना तो यहाँ पे हमको एक मिल जाती है सैंधव नदी।
ये इसको हाँ शायद शोधन नदी भी, सैंधव नदी जो भी कह लीजिए, शोधन नदी, ठीक। और इस तरीके से ये चलती हैं। और खुर्रम नदी के नीचे ऊपर एक और नदी यहाँ पे मिलती है, काबुल नदी, एक काबुल नदी मिल जाती है। चलिए देख लिया हमने, पाकिस्तान के बारे में इतना जान लिया, बहुत जान लिया, वैसे भी इसके किसी काम के नहीं है लोग, ठीक। चलिए अब हम आ जाते हैं ऊपर और काले कलर को हम देते हैं बदल, काले कलर को हम बदल देते हैं, हरियाली लाते हैं, ठीक। अब देखिए, अब अगर हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो इधर से हम शुरू करते हैं। अगर हम लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड की ट्रिब्यूटरीज़ की बात करते हैं, ट्रिब्यूटरीज़ तो आपने जान लिया कि क्या होती हैं। ट्रिब्यूटरीज़ जो मेन रिवर से मिल जाती हैं, किसी सागर वगैरह में जाकर नहीं मिलती, किसी मेन रिवर में आके मिलती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी ट्रिब्यूटरीज़ होती हैं। और उनका डायरेक्शन लेफ़्ट हैंड राइट हैंड की बात अगर हम करें तो जिस डायरेक्शन में मेन रिवर फ्लो कर रही है वहाँ पे आप खड़े हो जाइए उसी डायरेक्शन में मुँह करके, और आपका हाथ आपको बता देगा लेफ़्ट या राइट। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको मिलती है श्योक नदी। कौन सी नदी? श्योक नदी, ठीक, मिल गई हमको श्योक नदी। उसके ऊपर और हम जब चलते हैं तो हमको एक नदी मिलती है, सिगार नदी। कौन सी नदी मिलती है? सिगार नदी, ठीक, श्योक सिगार, ठीक। और उसके आगे हम जब बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जब पहले ही बना दिया, यहाँ से चालू करना चाहिए था, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। इसको हम बनाते हैं इधर, यहाँ पे है गिलगित नदी। स्थान का थोड़ा सा डिफरेंस है, बट किस सीक्वेंस में, सीक्वेंस सही है, ठीक। और इस तरीके से ये मेन यहाँ पे हमको नदियाँ मिल जाती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो श्योक नदी है, ये श्योक नदी है, इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है, वो है नुब्रा नदी। इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा नदी, ठीक। और उसके बाद में ये जो गिलगित है, इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है हुंजा नदी, हुंजा नदी, ठीक है। तो ये बेसिक नदियाँ जो सिंधु की और सिंधु की ट्रिब्यूटरीज़ की हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में फिर से एक बार देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर से एक बार इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए हम फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक। तो जब हम बात कर रहे थे इसकी, तो हमने क्या देखा, इस तरीके से हम इसको यहाँ पे मूव कराते हैं। अब हम बार बार पाकिस्तान वाला नहीं देखेंगे, उसकी हमको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। खुर्रम, गोमल, ये हमको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हमारा क्या था? श्योक नदी, सबसे ऊपर श्योक की सहायक नुब्रा, ठीक। उसके बाद में हम कौन से देखते हैं? उसके बाद में हम क्या देखते हैं, बताइए? इतने जल्दी भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? सिगार नदी, ठीक है। उसके बाद में हम कौन सा आते हैं? गिलगित, और गिलगित की सहायक नदी, गिलगित की सहायक नदी हुंजा, बताइए? सही कह रहे हैं, ठीक है, हुंजा। यहीं सिगार नदी के पास में सिगार की घाटी भी पड़ती है, ठीक है, सिगार की घाटी पड़ती है। और यहीं पे नुब्रा नदी के पास में नुब्रा घाटी पड़ती है, इधर नुब्रा घाटी पड़ती है। यहाँ पे नुब्रा का हमने पासेज जब पढ़ा था तो वहाँ भी नाम लिया था। यहाँ पे सिगार घाटी पड़ती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी सिंधु की ट्रिब्यूटरीज़ हैं। अगर बात करें तो सिंधु की हमारी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी होगी? मेन श्योक, सिगार, गिलगित, और अगर हम उसमें नुब्रा हुंजा भी जोड़ सकते हैं, नुब्रा और हुंजा भी हम जोड़ सकते हैं। और यहीं इसके ऊपर में ना है लेह, ऊपर में यहीं पे है क्या? लेह, लद्दाख लेह, यहीं पे लेह है थोड़ा सा ऊपर में। तो ये हो गया किसके बारे में? हमारा सिंधु नदी के बारे में, ठीक है। सिंधु नदी के बारे में हो गया। थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स अगर लिखना है तो लिख लेते हैं हम, ठीक है, कुछ पॉइंट्स भी हम लिख लेते हैं। हुंजा नदी के साथ में क्या है? हुंजा घाटी, हुंजा नदी के साथ में
के साथ में। अब देखिए इसके बाद में आपसे अगर पूछ ले क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दे, हुंजा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है या किस तरीके से किससे एसोसिएटेड है, तो आप कहीं महानदी गोदावरी तो डाल नहीं आओगे। इस प्रैक्टिस के बाद में इतना तो क्लियर हुआ, इसको आप बता दोगे तो यही चीज़ है, प्रैक्टिस से यही होगा। के साथ हुंजा घाटी है। सियाचिन जो है वो नुब्रा घाटी के अंतर्गत आता है। सियाचिन नुब्रा घाटी के अंतर्गत आता है। सियाचिन नुब्रा घाटी के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसके बाद जो काबुल नदी एक है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में, उस पर एक बांध है, उसका नाम है सहतूत बांध। काबुल नदी पर सहतूत बांध है, नदी पर सहतूत बांध है। ठीक है। और कराची के पास सिंधु नदी अरब सागर में डेल्टा का निर्माण कर गिर जाती है। कराची के पास सिंधु नदी डेल्टा का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है और कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। गिरा दीजिए इसको अरब सागर में। ठीक है। और अगर हम बात करें कराची क्या है, इसके है तो इसके दाहिनी ओर में है कराची, दाहिने ओर में। ठीक। और सिंधु एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है तो आप जानते ही हो, पूर्ववर्ती नदी है, एक पूर्ववर्ती नदी है और अंतर्राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक है। और इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं, सिंधी खम्बान के नाम से जानते हैं। तिब्बत में सिंधी खम्बान के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है शेर का मुख, शेर का मुख। और यहीं पे हमको आप बताइए जल्दी से, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, फिलिंग द ब्लैंक्स करिए। क्या भरेंगे इसमें, श्योक। बी में क्या भरेंगे, जल्दी बताइए, सिगार बहुत पीते हैं लोग, प्राण साहब पीते रहते थे पुरानी मूवियों में, देखिए। ठीक है। उसके बाद में गिलगिट, इसके साथ में जोड़ दीजिए हुंजा, इसके साथ में जोड़ दीजिए नुब्रा। क्लियर। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं हम किसके पास में। अगर आप देखेंगे हमने पिछले क्लास को किया था तो सिंधु के नीचे कौन सी थी, झेलम थी। सिंधु के नीचे झेलम थी। तो आइए झेलम पहुंचते हैं हम, दूसरी नदी झेलम में हम पहुंच जाते हैं, झेलम को देखते हैं, झेलम की बात हम करते हैं। तो कहाँ से निकल रही थी ये, निकल कहाँ से रही थी, याद है कुछ कि भूल गए, वेरीनाग झील से। ठीक है। और कहाँ पे है ये, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। यहाँ से निकली थी, ऐसे निकली, चली गई, किस में मिल गई, चेनाब में मिल गई। ओके। चलिए उसके बाद में जब आप देखेंगे तो एक तो है इसमें पॉइंट, चलिए पहले हम इसके हमारा जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह की बात करते हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें मेन जो ट्रिब्यूटरी है वो एक ही ट्रिब्यूटरी हमारी आती है, वह है किशन गंगा। कौन सी आती है, किशन गंगा। ऐसे और यहाँ पे जो अलग पॉइंट्स हैं उनको नोट करिए, थोड़ा हरे कलर से, उनको हरे कलर से नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पे पड़ता है आपका अनंतनाग। क्या पड़ता है, अनंतनाग। नाम सुना होगा आपने अक्सर, बहुत चर्चा का विषय रहता है अनंतनाग। ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे है वुलर झील, यहीं पे पड़ जाता है आपका वुलर झील। वुलर झील का नाम भी आपने सुना होगा। ठीक है। और आपका ये श्रीनगर जो है ना वो यहाँ पे पड़ता है, इसी के किनारे श्रीनगर आपका यहीं पे है। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे जब पढ़ते हैं ना तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ना बारामूला,
यहाँ पे आपको बारामूला मिल जाता है। इसका भी नाम अक्सर आपने सुना होगा, बारामूला। और डल झील का नाम तो सुना ही होगा, डल झील भी यहीं पड़ जाती है ऐसे, ठीक है। डल झील भी ऐसे ही यहीं पे मिल जाती है। तो अब आपको इतना ही चीज़ें इसमें जानना था, झेलम नदी के बारे में इतना ही जानना था। अब उसके बाद में अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट और पॉइंट की बात कर लें तो एक बात है कि झेलम नदी विसर्प करती है, बाकी कोई इधर की नदी विसर्प नहीं करती, ये करती है, अपवाद है ये, ठीक है। जैसे मैदानी क्षेत्र में होता है वैसे ही। अनंतनाग व बारामूला के बीच में, अनंतनाग व बारामूला के बीच में क्या करते हैं, नाव चलाते हैं। अनंतनाग और बारामूला के बीच में क्या चलती है, नाव। नाव जब एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो जाए तो एक बार टहले आइएगा, नाव चलती है, ठीक। अब चलिए आगे और बढ़ जाते हैं हम लोग। और उसके बाद में झंग में एक स्थान है, झंग। हमारे रवि किशन जी कहते हैं जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, तो झंग उसी से आप याद रख लीजिए। यहाँ पे ये चिनाब नदी से मिल जाती है। चिनाब जो भी कहना है कह दीजिए, कन्फ्यूज़न कई बार हो जाता है लिखने में भी। चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। इतनी बातें हमको इसमें याद रखनी है। कहाँ से निकलती है, किशनगंगा इसकी सहायक नदी है। और उसके बाद में ये एक वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है। उसके बाद में यहाँ पे डल झील भी पड़ती है और अनंतनाग और बारामूला इसके किनारे पड़ते हैं, जिनके बीच में क्या चलती है, नाव चलती है। आइए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम किसको देखते हैं, हम चिनाब नदी को देखते हैं। अब आप बताइए चिनाब नदी कहाँ से निकल रही थी, तिब्बत से निकल रही थी? बताइए, तिब्बत से निकल रही थी कि नहीं निकल रही थी? जो लोग देखे होंगे वीडियो उनको बता देंगे, जो नहीं देखे होंगे वो नहीं बता पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं चिनाब नदी की। चलिए शुरू करते हैं चिनाब नदी के विषय में। चिनाब नदी, तो एक तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में आप ध्यान रख लीजिए, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं इसकी। तो जैसा कि हम देखे थे कि ये हिमाचल प्रदेश में निकलती थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है और दो भागों में ये रहती है, एक तरह से चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा दो नदियों का एक तरह से संगम जब होता है तो ये नदी बन जाती है, ठीक है। और ये जो नदी है ये बारालक्षा पास से होकर गुजरती है। किस पास से होकर गुजरती है? बारालक्षा पास से। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई कौन सी? चिनाब नदी। बारालक्षा से इसका उद्गम कह सकते हैं, बारालक्षा पास से। और दो नदियों चंद्रा और चंद्रभंगा नदी, चंद्रभाग भी नदी कैसे हैं, चंद्रभंगा नदी को संगम से इनका जो आपस में मिलती हैं ये, ठीक है। ये केलांग जो एक वहाँ पे केलांग ताड़ी स्थान है वहाँ पे मिलती हैं और वहाँ से फिर ये चिनाब नदी निकलती है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदी है वह है तवी नदी। कौन सी? तवी नदी। एक तवी नदी परियोजना भी आपने सुना होगा, जम्मू तवी ट्रेन भी चलती है, ठीक है। तवी नदी ये इसकी एक सहायक नदी है। डायरेक्शन लेफ़्ट राइट का आप याद रख लीजिए, जिस डायरेक्शन में मेन रिवर फ्लो कर रही है उधर खड़े हो जाइए चेहरा करके, और आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड आपको बता देगा कौन सी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट हैंड की है कि राइट हैंड की है, इसको आप देख लीजिए, ठीक। कौन सी लेफ्ट हैंड आपका पढ़ रहा है कि राइट हैंड पढ़ रहा है। तो ये हो गई। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं। यहाँ पे 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं?
एक है आपकी दुलहस्ती परियोजना, दूसरी है बगलिहाल, और तीसरी है सलल। देखिए YouTube पे बहुत सारे वीडियो पड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी क्लासेस लेने आते हैं YouTube से, लेकिन जितना डिटेल में हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को मैं आपको करा रहा हूँ, उतने डिटेल में आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, आपको नहीं मिलने वाला है। बोर्ड पे सारी चीज़ें एक बार में लिख दी जाती हैं, उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है, और उससे आप एक शॉर्ट टर्म में रिवीजन तो कर सकते हैं, बट एक प्रॉपर वे में आप स्टडी मटेरियल नहीं तैयार कर सकते हैं। और उसमें अगर किसी पॉइंट में 25 टॉपिक है तो 25 में से आपको 5 बताएंगे, 20 खा जाएंगे। इसलिए कोई बुराई नहीं, वो अपने हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए वीडियोस बनाते हैं, लेकिन मेरा पर्पस जो है, मैं एक लॉन्ग टर्म में प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, जिससे कि कोई भी एग्ज़ाम आप इवन UPSC भी देने जाएंगे तो आप गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से देखा होगा, भले भी किस तरह से उसको बताया जा रहा है, चाहे ह्यूमर से बताया जा रहा है, चाहे सीरियस वे में बताया जा रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक्चुअल में वही है। कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, ठीक है। इसलिए एक नोट्स तो बनाते चलिए, और इवन आपको ट्रस्ट नहीं होता है, आप अभी बना के चलिए, नोट्स बनाइए, सब कुछ करिए, उसके बाद आप लगाइएगा किसी कोचिंग में, खूब ढेर सारे अच्छे पैसे लगाइएगा, और जब आप वहाँ पर जाके 1 लाख 2 लाख रुपए दे के और महीने के 20-20, 25-25 हज़ार रुपये जमा करेंगे, रहने खाने का अलग खर्चा, घर से दूर रहने का अलग, गर्लफ्रेंड से दूर रहने का अलग, उसके बाद में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपको यही सब चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं। तो जो काम 2 साल बाद, 1 साल बाद करना है, उससे अच्छा वो घर बैठे यहीं पे कर लीजिए। साथ में दोस्तों के भी घूमिए, गर्लफ्रेंड के साथ भी घूमिए, परिवार के साथ भी रहिए, और नोट्स बनाते रहिए। तो इसलिए और कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को और जो भी आपके जानने वाले हों, जो पढ़ाई करते हों, जो अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हों, उनको इससे जोड़िए। और ख़ास तौर पे जो मतलब ऐसे लोग हों जो किसी कारणवश दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, गांव वगैरह में, उनके लिए संभव नहीं है बड़े बड़े शहरों में जाके कोचिंग ज्वाइन कर पाना। ऐसे लोगों को जितना हो सके उतना जोड़िए, क्योंकि जितने लोगों का बेनिफिट हो सकेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक। तो ये 3 यहाँ पे परियोजनाएं हैं। जैसे हमने अभी क्या देखा, अगर हम जैसे बात करते हैं, ये बारालच्छा पास से निकल गई, यहाँ पे हमारी तवी नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो आपकी सलल परियोजना यहाँ पे पड़ जाती है, लगभग मानिए सलल परियोजना, ठीक है। और यहाँ पे आसपास में आपका बारालच्छा पास से यहाँ से निकला, उसके बाद आपका दुलहस्ती परियोजना इधर मिल जाता है, एक दुलहस्ती परियोजना, और बीच में आपका बगलिहाल परियोजना मिल जाता है। तो अगर आपसे क्रम भी पूछ ले तो आप उसको भी बता सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी किसके विषय में, चेनाब के बारे में। और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, और अगर हम अब बात करते हैं जैसे किसकी, अगर हम बात करें रावी नदी की, अगर हम रावी नदी की बात करें और व्यास नदी की बात करते हैं, तो इनमें कोई बहुत मतलब इनकी पर्टिकुलर खुद की ट्रिब्यूटरीज़ का कोई उतना रोल नहीं है, इसलिए हमको उसमें कोई देखने की ज़रूरत नहीं। बस ये याद रखना है कि जो हमारी रावी नदी है, जो हमारी रावी नदी है, ठीक है, वो क्या हो रहा था, रोहतांग पास से निकलने के बाद इधर से निकलते हुए कहाँ चली जा रही थी, वो चेनाब में जाकर मिल जा रही थी। वो कहाँ जाके मिल रही थी, चेनाब में मिल जा रही थी। और इसी तरह से जो हमारी व्यास नदी है, वो कहाँ जाके मिल जा रही थी, सतलुज में मिल जा रही थी, वो हमारी सतलुज में मिल जा रही थी। और जब यहाँ पे ये व्यास जो है सतलुज से जहाँ पे मिलती है, वहीं पे एक बैराज है, हरिके बैराज, नाम आपने सुना होगा, वहीं पे है हरिके बैराज। तो ये हरिके बैराज भी क्या है, इनका है इंदिरा गांधी कैनाल है, इंदिरा गांधी नहर, जिसका सिंचाई परियोजना में बहुत बड़ा योगदान है। इंदिरा गांधी नहर है जिसका सिंचाई में बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे कि ये मान लीजिए आपकी सतलुज है, और ये आपका यहाँ पे आके क्या मिले, व्यास नदी मिली। तो यहीं पे आपका हरिके बैराज है, और यहाँ पे आपका पंजाब का क्षेत्र एक पड़ता है नांगल, ठीक है, एक नांगल, ठीक है। वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जब हम सतलुज के बारे में देखते हैं।
तो रावी और ब्यास के विषय में ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम सतलुज के विषय में देखते हैं। सतलुज की अगर हम बात करते हैं तो सतलुज भी आगे जाके किससे मिल जाती बताइए। जब हमने पिछले भाग में देखा था अपने सतलुज कहाँ पे मिल जा रही थी आगे जाके, ये भी आगे जाके किससे, चेनाब से मिल जा रही थी, और चेनाब फिर किससे मिल रही थी आगे, ये सारी मिलने के बाद में आगे जाके सिंधु से मिल जा रही थी। तो सतलुज की अगर हम बात करें, अगर हम सतलुज नदी की बात करते हैं तो ये शिपकिला दर्रे से निकलती है, शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती निकलती तो ये तिब्बत से ही है, हमने देखा था पिछले भाग में। भारत में जो प्रवेश है इसका शिपकिला पास से है, भारत में शिपकिला पास से प्रवेश है, शिपकिला पास से प्रवेश है। चलिए प्रवेश हो गया इसका। उसके बाद में हम क्या देखते हैं, उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि अगर जब जैसे ये क्या हुआ, अगर हम यहाँ से इस तरीके से हम इसका मूवमेंट हम बनाते हैं, जिस तरीके से करते हुए चलती है ऊपर में, फिर जाके इस तरह से चेनाब से मिल जाती है, तो मानसरोवर झील के आसपास से तो इसका क्या हुआ, उद्गम हो गया मानसरोवर के पास से। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे क्या पड़ता है कि राकास ताल पड़ता है, जानते ही आप। ठीक है, और उसके बाद में आपका ये शिपकिला पास यहाँ पे पड़ गया, शिपकिला पास। शिपकिला पास, अब देखिए आपने यहाँ पे देख लिया शिपकिला पास से सतलुज है, और आपने चेनाब पास देख लिया, बड़ा अच्छा से क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करेंगे आप। ठीक, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक मिलता है कौन सा, गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर जलाशय आपको मिलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोविंद सागर जलाशय किस नदी पर है, तो आपका जवाब क्या होगा, सतलुज नदी होगा। सो गोविंद सागर जलाशय। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिला, गोविंद सागर जलाशय। उसके बाद में यहीं पे एक सहायक नदी है, स्पीति नदी। कौन सी नदी, स्पीति नदी। ये गोविंद सागर नदी के आसपास में ही है सहायक नदी, स्पीति नदी, जो किसकी सहायक है, सतलुज की। ठीक है, स्पीति नदी। और एक और इसकी स्पीति की सहायक पिन नदी करके है, एक पिन नदी करके इसकी सहायक नदी है। ठीक, और थोड़ा सा गोविंद सागर जलाशय से थोड़ा सा ही आते हैं आगे, तो यहीं पे आपका क्या बना है, भाखड़ा नंगल डैम, हिमाचल प्रदेश में, नाम आपने सुना होगा। तो भाखड़ा नंगल डैम की बात अगर हम करें तो कहाँ पे है, सतलुज नदी पर ही। ठीक है, गोविंद सागर जलाशय और भाखड़ा नंगल डैम। उसके बाद में हमने क्या बात यहीं पे बात किया था, जब व्यास नदी आ रही थी तो क्या हो रहा था, ये हरिके बैराज में मिल रही थी, ये व्यास नदी हो गई। तो व्यास नदी भी इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। और हरिके बैराज हो गया, जहाँ से क्या है, इंदिरा गांधी बैराज, यहाँ से क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये सारी हमारी बातें किसके विषय में हो गई, सतलुज के बारे में, ये सारी हमारी। ठीक है, और ये जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, ये हमारा शीत मरुस्थल का क्षेत्र है, ये हमारा शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट का क्षेत्र है, शीत मरुस्थल का क्षेत्र है। और पिन वैली के पास में हिमालय, जो पिन वैली है यहाँ पे टोटल इस तरह से कह सकते हैं तीन घाटियाँ हैं यहाँ पे। और व्यास और सतलुज जहाँ मिलती हैं वहाँ पे हमने हरिके बैराज को देख ही लिया। और यहाँ से ये सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो इससे सिंचाई का कार्य होता है, राजस्थान में भी होता है और पंजाब में भी होता है। राजस्थान का जो हमारा पूर्वी, राजस्थान का जो पूर्वी पश्चिमी भाग है और जो पंजाब है, यहाँ पे जो सिंचाई का कार्यक्रम होता है, सिंचाई जो होती है और पंजाब में, वो इसकी सहायता से, इंदिरा गांधी नहर की सहायता से होता है। ठीक है, और मीठन कोट, फिर मैं यहाँ पे मान लीजिए मीठन कोट है, मीठन कोट पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में। सतलुज जाती है किससे, यहाँ से आ रही थी आपकी चेनाब, यहाँ से आ रही थी चेनाब, उससे जाके मिल जाती है। तो इतनी चीज़ें आपकी हैं सिंधु नदी तंत्र में, सिंधु नदी तंत्र में आपकी इतनी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो करने जाएंगे, सिंधु नदी तंत्र हमारे यहाँ पे होता है कंप्लीट, और हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अपने
गंगा नदी तंत्र के विषय में। हम गंगा नदी तंत्र के विषय में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी हम रोकते हैं इतने पे, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।